वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है, जो हमने काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है वो है आपका माइटोसिस। तो माइटोसिस में कुछ पॉइंट है जो आपको बहुत काम देगा एग्जाम में, कि माइटोसिस जो है ओनली इन सोमैटिक सेल में होते हैं, जो मैं काफ़ी बार आपको बता भी चुका हूँ। तो ये आपको याद रखना होगा। अक्सर ये कन्फ्यूज़न होता है कि माइटोसिस कहाँ टेक्स प्लेस करता है। तो ओनली इन सोमैटिक सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड सेल भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कि इन सोशल इंसेक्ट, ठीक है, सोशल इंसेक्ट्स, जो कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, इन सोशल इंसेक्ट्स लाइक, क्या एग्जाम्पल दिया है? तो एग्जाम्पल आपका दिया है मेल हनी बी। क्या दिया है ये आपको याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। मेल हनी बीज में क्या होता है, ठीक है, वहां पे माइटोसिस टेक्स प्लेस करता है ठीक है। माइटोसिस टेक्स प्लेस इन हैप्लोइड सेल। ये कैसे होता है बेटा? मेन इंपॉर्टेंट तो है कि माइटोसिस टेक्स प्लेस, चूंकि मैंने ऊपर एक पॉइंट लिखा है कि माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल में पार्टिसिपेट करता है, जो कि डिप्लॉयड सेल होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि सोशल इंसेक्ट, जो कि मेल हनी बी होते हैं, उसमें माइटोसिस जो होते हैं वो टेक्स प्लेस करते हैं हैप्लोइड सेल में। यानी यहाँ 2n है और यहाँ पे n है। ये कैसे होता है बेटा, बताते हैं, ठीक है। ये कैसे टेक्स प्लेस करता है, जैसे कि आप देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे क्या होता है, फीमेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वीन बी बोलते हैं, ठीक है। फीमेल जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वीन बी बोलते हैं। और मेल जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन बी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वीन में जो होता है वो 2n इक्वल टू, और मेल में जो होता है n इक्वल टू। तो क्वीन में 2n इक्वल टू जो होते हैं वो होते हैं आपके 32, और n इक्वल टू क्या होते हैं, 60, ठीक है। बात समझ में आई बात? तो ये तो डिप्लॉयड हो गया, ये हैप्लॉयड हो गया। तो इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होते हैं, मियोसिस होते हैं। तो मियोसिस जो हो गया, इसका रिडक्शन डिवीजन करेगा। तो रिडक्शन डिवीजन जब करेगा तो क्या बनाएगा, एक्स का फॉर्मेशन करेगा। एक्स का फॉर्मेशन यानी n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 16, ठीक है, 2 बन गया। समझ में आई बात? अब यहाँ पे देखो, ये तो ऑलरेडी n इक्वल टू 16 है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आपका माइटोसिस, जो एक्सेप्शन था, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, माइटोसिस। तो माइटोसिस जब होगा तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, n इक्वल टू 16। तो ये n इक्वल टू 16, ये n इक्वल टू 16 क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। तो फर्टिलाइजेशन करेगा तो 2n इक्वल टू 32 बन गया। 2n इक्वल टू 32 बन गया, तो ये तो क्वीन में डेवलप हो गया। अब n इक्वल टू 16 जो है यहाँ पे क्या करेगा, पार्थेनोजेनेसिस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल, ठीक है ना, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल। तो पार्थेनोजेनेसिस जब करेगा तो ये किस में डेवलप हो जाएगा, ये डेवलप हो जाएगा मेल में। समझ में आई बात बेटा, कि एक्सेप्शन कहाँ है, समझ में आई बात। और ये डिप्लॉयड फीमेल में डेवलप हो जाएगा, समझ में आई बात, क्वीन में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो जैसे कि अब अगर हम देखते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा कि आगे माइटोसिस में क्या क्या टेक्स प्लेस करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो एम फेज होते हैं,
M phase is the most dramatic phase of सेल साइकिल। एम फेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल होते हैं। समझ में आई बात? ड्रामेटिक फेज क्यों इसको कहते हैं? तो ड्रामेटिक फेज इसीलिए कहते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जितने भी कंपोनेंट ऑफ द सेल होते हैं इसी फेज में उनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसीलिए एम फेज को क्या बोलते हैं? मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। अब ये दो फेज में होते हैं। पहला हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस। क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेज होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना होगा। जहां डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होते हैं तो ये 4 स्टेज होते हैं। क्या होता है? 4 स्टेजेस। कौन कौन सा? तो प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया एंड देन टेलोफेज हो गया। तो जब ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होता है तो तुरंत में क्या होते हैं? सेकेंड स्टेज में ट्रिगर होते हैं, जहां पे क्या होते हैं? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। तो हम जो है बारी बारी से 1 बाय 1 स्टेप को हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 स्टेप को हम देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो गया, तो आपको बहुत बार मैं बता चुका हूं, ठीक है। एक बार और मैं बता देता हूं। तो अगर इनको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो आप देखो, आई फिश है ना, समझ में आई बात? अब यहां पे G1 S G2, ठीक है। अब यहां पे देखो होता क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। समझ में आई बात? ये तो हो गया आपका इंटरफेज और ये हो गया एम फेज। समझ में आई बात? G1 S G2 ये तो हो गया आपका इंटरफेज और ये हो गया आपका एम फेज। समझ में आई बात? जहां पे सेल जो है इस तरीके से ट्रिगर करके फिर से इंटरफेज में जाता है। कोई भी सेल फिर से इंटरफेज में जाता है, फिर से एम फेज में जाता है, फिर से इंटरफेज में जाता है, फिर से एम फेज में जाता है। समझ में आई बात? तो ये चीजें होती है। एक्चुअल क्या होता है कि जैसे मैंने क्या बोला कि अगर कोई सेल है, ठीक है ना, और ये मान लो आप पेरेंट सेल, तो एम फेज में क्या होता है? माइटोसिस में क्या होता है कि ये मान लो पेरेंट सेल है। अब इस पेरेंट सेल में क्या हो गया? माइटोसिस हो गया, यानी ये क्या करेगा? दो सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करेगा तो इसमें और इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे। समझ में आई बात? जिसको हम क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं। इसीलिए माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। अब देखो, जैसे कि अगर हम बात करें कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेप, यानी कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेप जो है वो क्या है? हमारा प्रोफेज। कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेप क्या है? प्रोफेज, है ना। तो प्रोफेज जो है आपको कुछ कैरेक्टर याद रखना होगा जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है कि प्रोफेज इज मार्क्ड बाय
initiation of condensation of chromosomal मटेरियल। समझ में आई बात? क्या है प्रोफेज में? प्रोफेज कब उसको मार्क करते हैं? जब इनिशिएशन होता है यानी स्टार्ट होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल का। समझ में आई बात? यानी यहां पे आप कह सकते हो कि न्यू डीएनए मॉलिक्यूल formed in the S and G2 S phase में and G2 phase are not distinct but G2 phase क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, बट क्या होते हैं? बट क्या होते हैं? इंटरट्विन्ड होते हैं। क्या होते हैं? इंटरट्विन्ड होते हैं। समझ में आई बात? यानी ट्विस्टेड होते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। समझ में आई बात? यानी प्रोफेज जो है मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। इसमें क्या होता है, जैसे कि एस फेज में हमको मालूम है कि न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जो होंगे वो फॉर्म करेंगे, और G2 फेज क्या होंगे? डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे? ट्विस्टेड होंगे। समझ में आई बात? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं बेसिकली अगर हम एक क्रोमोसोम का डायग्राम देखें, ठीक है, एक क्रोमोसोम की अगर हम डायग्राम की बात करें तो जैसे देखो क्या होता है, ये हो गया आपका सेंट्रोमियर, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। समझ में आई बात? ठीक है, ये आपका एक क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, अब यहीं पे क्या होते हैं? कैनाइट्रोकोर होते हैं, जिसे स्पिंडल फाइबर जो होते हैं क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? सेंट्रोमियर हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, ठीक है ना? इसमें कंफ्यूज किसी भी तरीके से होने की जरूरत नहीं है। ये आपका सेंट्रोमियर है, ये कैनाइट्रोकोर है। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर हम बात करें कि एक्चुअल में प्रोफेज में क्या क्या स्टेप होते हैं, तो पहला स्टेप जो होता है उसमें क्या होता है? क्रोमेटिन कंडेंसेस यानी अनटैंगल्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ये हो गया प्रोफेज में पहला। दूसरा चीज, सेंट्रियोल्स मूव्स टू opposite poles of the cell, यानी सेंट्रियोल का मूवमेंट हो जाएगा अपोजिट पोल ऑफ द सेल, जो कि आपको डायग्राम में बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तीसरा क्या हो गया कि सेंट्रियोल्स रेडिएट्स माइक्रो tubules in the form of ester। ठीक है, यानी एस्टर का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? प्रोफेज में। ठीक है, फोर्थ क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स डिसइंटीग्रेट्स हो गए।
ठीक है। और फिफ्थ क्या हो गया, गोल्गी एपरेटस, यानी गोल्गी एपरेटस यानी गोल्गी बॉडी ही कर लो, ईआर एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये क्या हो गए, डिसअपीयर हो गए, ये क्या हो गए, डिसअपीयर हो गए। तो ये सारे काम जो होते हैं वो प्रोफेज में होते हैं। किसके प्रोफेज में, माइटोसिस के प्रोफेज में ये सारे काम होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो यानी क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या हो गया, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हो गया डिस इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको अभी अभी बताया था। देखो डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, समझ में आई बात। अब यहां पे देखो कि सेंट्रियोल है ना, तो अब यहां पे क्या हो गया कि बेसिकली आपका देखो ये इधर की ओर मूव कर गया, पोल की तरफ मूव कर गया, है ना, क्या हो गया, पोल की तरफ मूव कर गया। ये आपका क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, क्या हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो इस ये देखो ये क्या हो गया, एस्टर का यहाँ पे फॉर्मेशन कर लिया, है ना, एस्टर का फॉर्मेशन कर लिया। और यहाँ पे क्या हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स का अपोजिट में ये फॉर्मेशन कर लिया, है ना। तो बेसिकली प्रोफेज में जो है यही काम होते हैं, क्या होते हैं प्रोफेज में, क्या होते हैं, यही काम होते हैं। ठीक है, प्रोफेज में बेसिकली यही सब काम होते हैं। एस्टर का फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल का जो जो आपका क्या कहते हैं सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल पे क्या होते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, समझ में आई बात, माइग्रेशन होता है। और डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, ईआरजीबी और न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आप यकीन मानो मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए बेफिक्र रहें, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। थैंक यू।